तो हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा शेयर कर दो सारे ग्रुप में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भाई थोड़ा लेट हो गया, कैमरा का सेटअप नहीं हो पा रहा था। अब बताइए सब लोग ठीक है? थोड़ा जुड़ जाइए सब लोग जल्दी से जल्दी। सर मेरा फिजिक्स गोल है, इमरान जी बोल रहे हैं, आज थोड़ा सा सही कर लीजिए। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज भाई कैमरा का प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। अब सब चीज क्लियर आ रहा है तो एक बार हाय हेलो कर दीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अंशु कुमारी, सबको गुड इवनिंग भाई। चलिए तो आज हम लोग करने वाले हैं 35 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ज्यादा हाई लेवल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे और अपने आप को जांचेंगे भी कि हमारा कहाँ तक क्या हुआ है। ठीक है, यदि आप इसमें से 35 में से कम 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाइए। हेलो सर, हेलो सबको, हेलो भाई। ठीक है, चलिए चालू किया जाए। चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या आंसर होगा। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बताएंगे। चलिए भाई, अनवर, निदा परवीन, इमरान, निदा परवीन, और लोग कहाँ हैं भाई? थोड़ा शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए सबको जोड़ने के लिए। तो क्वेश्चन पहला आपके सामने है और क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम बल है। ठीक है, इंग्लिश भी है जहाँ पे इंग्लिश का कूलाम फोर्स इज पूछ रहा है आपसे, क्या इसका आंसर होगा? अंशु कुमारी सी बता रही हैं, इमरान सी बता रहे हैं। ठीक है, सब लोग सी उत्तर बता रहे हैं कि सर दोनों होगा, ए और बी। देखिए, सबसे पहले बात कि कूलाम बल आप लोग पढ़े होंगे, यह एक केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल क्यों होता है? क्योंकि एक चार्ज इधर होता है, एक चार्ज इधर होता है, और दोनों चार्ज एक दूसरे के केंद्र पर बल लगाता है। ठीक है, तो एक केंद्रीय बल है। और दूसरी बात, ये चार्ज के द्वारा लगाया गया बल है तो यह विद्युतीय बल भी है। तो विद्युतीय और केंद्रीय बल दोनों है। इसका मतलब इसका सी उत्तर सही है। तो जो लोग भी सी उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए शेर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 2 नंबर आपके सामने है, थोड़ा देखिएगा इसको। क्या है ये क्वेश्चन? कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव पूछा है। इंग्लिश भी यहाँ पे लिखा है, इफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। बता देंगे भाई इसका आंसर? सी उत्तर बता रहे हैं सर, वाई जेड डायरेक्शन में होगा, वाई जेड तल, यानी वाई जेड प्लेन में। बिल्कुल सही उत्तर है भाई। इसका ट्रिक क्या याद रखेंगे कि जो भी इक्विपोटेंशियल होता है, जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वह जिस दिशा में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्स अक्ष दिखा है, दिया है, तो इस पर ना परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो एक्स दिशा में दिया रहे तो आप बाकी दो चूज करेंगे, वाई और जेड। ठीक है, यदि वाई दिया रहे तो आप बाकी एक्स जेड चूज करेंगे, और यदि जेड दिया रहे तो एक्स वाई चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स दिया है, एक्स दिया है, तो वाई जेड बाकी दोनों चूज करेंगे, क्योंकि तीन ही एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स दिया हुआ है तो वाई जेड, वाई दिया रहे तो एक्स जेड, और जेड दिया रहे तो एक्स और वाई चूज करेंगे। तो जो लोग भी ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बहुत ही शानदार, बांस के मेडल के हकदार हैं, वो सही है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छा, आप लोग बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए
क्या इसमें से होना चाहिए? किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, हम इसमें से क्या करेंगे? क्या इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए? तार, तार का यहाँ पूछ रहा है। तो जैसे ये तार हो गया, मान लीजिए ये तार हो गया, तो तार का ये जो अनुप्रस्थ काट है इसका क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। इसकी धारा को घटाना चाहिए, जो इससे धारा जो आई प्रवाह हो रहा है वो घटाना चाहिए, या इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। 3-4 ऑप्शन है, चारों में से बताएंगे क्या ऑप्शन होगा। नीदा परवीन कह रही है सर डी होगा, अंशु कुमारी भी कह रही है डी होगा, श्रवण ए बता रहे हैं भाई, अनिशा सिंह कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग अनिशा। चलिए बताइए भाई, मैं आई कमिंग सर, सोहेब अहमद आ जाओ भाई, आप ही का तो इंतजार है। मेरे दिल में आप ही का तो, विक्की कुमार राधे राधे सर, राधे राधे विक्की आपको भी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए? सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब भी एक बात याद रखिएगा, जब भी संवेदनशीलता की बात करें, सेंसिटिविटी, तो संवेदनशीलता जो होती है वो समानुपाती होता है लंबाई के, किसके? लंबाई के, मेरे भाई याद रखिएगा। जब भी संवेदनशीलता ये वर्ड लिखा रहे कहीं, तो ये समानुपाती होगा किसके? लंबाई का। इसका मतलब अगर लंबाई आप बढ़ाएंगे तो संवेदनशीलता भी बढ़ेगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? लंबाई को बढ़ाओगे तो संवेदनशीलता भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ही कह रहा है, तो हम लंबाई को बढ़ा देंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो बहुत ही सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई, सही उत्तर है। तो नाइस सॉन्ग सर, अनवर अली बोल रहे हैं। थैंक यू भाई, आपने मेरे सॉन्ग को तारीफ किया, थैंक यू भाई, आई प्राउड ऑफ यू। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सोहेब अहमद उस समय से मैं आई कमिंग सर बोल रहे हैं, आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर बताएंगे। कह रहा है कि इकाई वेब संचार आधारित है, स्काई वेब, सॉरी स्काई मतलब आकाश वाला, जो आकाश का वेब है, आकाश, आकाश का जो वेब है, वेब स्काई वेब कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसमें से सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर इंग्लिश वाला यहाँ दे दिया है, रिफ्लेक्शन बाई आयनोस्फीयर, यानी आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, या आयन मंडल में से संचरण पर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर फेंक के मारेंगे आप लोग भाई, हम देख रहे हैं आपका आंसर, चला के मारिए मेरे छाती पर। सी लोग बोल रहे हैं, क्या भाई सच में सी होगा? बताइए, आकाश में जो वेव का संचार होता है, जो वेव वेव आप समझ रहे हैं ना, तरंग का जो संचार होता है वो इसमें से किस कारण होता है? तो देखिए आपको पता होगा कि आकाश में जो वेव का संचार होता है वो रेडियो तरंगों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रेडियो वेव्स के द्वारा, रेडियो तरंगों के द्वारा होता है कि नहीं? बताओ, सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? यादव प्रिंस कह रहे हैं हेलो सर, हाय यादव प्रिंस, कैसे हैं आप बताइए। तो रेडियो वेव के द्वारा आकाश में वेव का संचार होता है। ठीक है, मतलब किसी भी कम्युनिकेशन का संचार होता है। ठीक है, देखिए, तो रेडियो वेव कैसे संचार करते हैं? आकाश में, आकाश में आयनों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, आकाश में कैसे हो रहा है, चल काहे नहीं रहा भाई। चलिए यहाँ देखेंगे, तो जो रेडियो वेव होता है आयनोस्फीयर में, जो आपके आकाश में आयनोस्फीयर होता है, उसमें आयनों के परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मॉड्यूलन का सही जोड़ा चुने। इसमें से कौन मॉड्यूलन, आप लोग लास्ट वाला चैप्टर में पढ़े होंगे, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ मॉड्यूलन, मॉड्यूलन का सही पेयर चुने। बताइए सर,
बताइए इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? मॉड्यूलन का सही पेयर चूज करें आप, सही पेयर बताएं। ठीक है, कह रहा है आयाम मॉड्यूलन। आयाम मॉड्यूलन मतलब एम, पढ़े होंगे आप लोग एम। आयाम मॉड्यूलन संकेत होता है। आवृत्ति मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन संकेत होता है। यह काला मॉड्यूलन, आरंभिक काला मॉड्यूलन संकेत होता है। या फल्स मॉड्यूलन, पल्स स्थिति मॉडुलक संकेत होता है। ठीक है, जैसे मतलब कह रहा है कि आयाम जो मॉडुलन होता है, मॉडुलन का ये प्रकार है, आयाम जो मॉडुलन होता है वो आयाम को संकेत करता है, आयाम को जांचता है। आवृत्ति मॉडुलन आवृत्ति को संकेत करता है, आवृत्ति जांचता है। काला मॉडुलन जो होता है वो आरंभिक कला को जांचता है। और पल्स मॉडुलस जो होता है वो पल्स स्थिति को जांचता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएंगे। आप लोग लाइव से घट कह रहे हैं भाई, ये गलत बात है। ठीक है, क्या सही नहीं है क्या? ठीक है, चल पहले बहुत घबरा रहा था। ठीक है, देखिए तो इसमें से क्या है, एम जो होता है आयाम मॉडुलन, वो आयाम को जांचता है। यहाँ पे देखिए आयाम लिखा हुआ है। आवृत्ति जो मॉडुलन होता है वो आवृत्ति को जांचता है। काला मॉडुलन जो होता है वो आरंभिक काला को जांचता है। और पल्स जो मॉडुलन होता है वो पल्स की स्थिति को बताता है, नब्ज की स्थिति को बताता है। तो इसमें से ना ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक चूज करे, लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। सब आयाम मॉडुलस पहिलका को मैच करता है, ये दूसरका तीसरका को, यहाँ पे दूसरका को, ये ऐसे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। इसका बताइए भाई आंसर। इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि मूल गेट, जो बेसिक गेट होता है वो कौन कौन से इसमें होते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन बेसिक गेट होता है। जल्दी से बता दीजिए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है। बेसिक गेट पूछ रहा है, क्या एंड और होता है, क्या नैंड और नॉर होता है, क्या और नॉट होता है, या एंड और नॉट तीनों होता है। जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए भाई। अनवर कह रहे हैं सर डी ऑप्शन होगा, अंशु कह रही है सर बी ऑप्शन होगा। इसका बताना है 6 नंबर का। 6 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सच में क्या होने वाला है उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे, इसका क्या होता है उत्तर। ठीक है, चलिए तो जो लोग भी डी ऑप्शन दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि सर जो बेसिक गेट होता है, जो बेसिक गेट होता है वो एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एंड और नॉट होता है। ठीक है, चलिए तो जो लोग भी डी ऑप्शन दे रहे हैं वो बहुत ही सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। भाई थोड़ा भेज दीजिए सबको, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। का हाल बा सर? बिल्कुल सही बा भाई, एकदम ठीक बानी, मस्त बानी, खैले पियले बानी, एकदम खा पी के आवत नहीं हम, एकदम ठीक बानी। तू बताओ क्वेश्चन बड़ा। चला, तो एक और ऑप्शन आवता 7 नंबर, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है। आपको बोल रहा है, फिर से मॉडुलन वाला क्वेश्चन आ रहा है कि मॉडुलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक जो होता है वो कितना से कितना के बीच होता है या कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर कुछ लोग बी बता रहे हैं, जैसे अनीसा सिंह बी बता रही हैं। अच्छा, शक्तिमान गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शक्तिमान, थोड़ा शेयर कर दो भाई ग्रुप में सबको, है ना, बता दो सबको। 7 क्वेश्चन हो गया है, टोटल 35 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। तो सदा शून्य होता है। देखिए आयाम मॉडुलन होता है हमेशा शून्य नहीं होता है, शून्य से ज्यादा होता है। क्या 0 से 1 के बीच होता है? देखिए अगर मॉडुलन को हम m बोले तो ये 0 से बड़ा या बराबर होता है, और 1 से, सॉरी 1 से छोटा, या 1 से छोटा बनाएंगे इसको, 1 से छोटा, यहाँ पे 1 से छोटा या क्या होता है, 1 से छोटा या
बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है आयाम मॉडुलन, ठीक है। 1 से कम या बराबर होगा, 0 से ज्यादा या कम, यानी 0 से 1 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो बी ऑप्शन है, आयाम मॉडुलम जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। ये आपके छाती पर चला के मार दिए हम 8 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। बताइए भाई, आप लोग को साफ दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए पहले सब लोग। आपको साफ दिख रहा है, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है या केवल मैं ही पहुंच रहा हूं, ये बताइए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए भाई। रंजीत कुमार साफ नहीं दिख रहा है, सच में नहीं दिख रहा है क्या भाई? नहीं सर, साफ नहीं दिख रहा है। साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताइए। आवाज आ रही है, साफ नहीं दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है, धुंधला दिख रहा है। सच में। अपनी क्वालिटी बढ़ाइए भाई। नहीं दिख रहा है, रंजीत कुमार कह रहे हैं नहीं दिख रहा है। सच में नहीं दिख रहा है क्या? और लोग भी बताइए भाई, नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारा वैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? क्या बढ़ती है, क्या घटती है, या अपरिवर्तित रहती है, या कुछ कहा नहीं जा सकता है? आप लोग बताएंगे। दिख तो रहा है, शक्तिमान बोल रहे हैं सर, दिख रहा है। बिल्कुल तेरा पर भरोसा बा शक्तिमान। कहेंगे बताओ चलो बीच बीच में कि कौन दिक्कत पावे, ठीक बा। चलिए ठीक है। तो जो लोग भी इसका बी ऑप्शन दे रहे हैं जल्द से सोच लीजिए। कह रहा है कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र में, आप जानते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र यही होता है, ठीक है। और बताइए अगर समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारा वैद्युत पदार्थ क्या डालेंगे, पारा वैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। बताएंगे। देखिए आप सुने होंगे कि जो संधारित्र का फॉर्मूला होता है वो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कुछ होता है, छोड़ो इसको, हमको इतना से मतलब है। अगर आप याद रखिएगा कोई भी पारा वैद्युत पदार्थ, यानी ये एप्सिलॉन नॉट आप बढ़ाएंगे, कोई भी यहाँ पे बढ़ाएंगे, पारा पारा वैद्युत पदार्थ आप डालेंगे, तो इसका जो कैपेसिटेंस है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं कि ए ऑप्शन दे रहे हैं भाई? समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के पारावैद्युत पदार्थ में डालने पर इसका जो संधारित्र है वो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है, ठीक है। याद कर लीजिए भाई, ब्राइटनेस ज्यादा है शायद, कभी कभी ज्यादा हो जा रहा है भाई, ठीक है। ए दे रहे हैं सर, ए दे रहे हैं, हाँ ए सही इसका आंसर है, ठीक है। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या ये सही नहीं है उत्तर? बताइए भाई, क्या हमने सही उत्तर नहीं दिया? 8 का ये नहीं होगा? विक्की कुमार कह रहे हैं सर आपको पता नहीं है क्या? है भाई विक्की, आपकी गांठें तोड़ दूंगा मैं ऐसे बोलोगे तो। बताओ इसका आंसर बताओ। 8 का बी होगा, सच में क्या? चलो बताओ भाई, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। बताएंगे आप लोग, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर भाई। कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज, बताना है आपको कि कंजर्वेटिव होता है यानी संरक्षी होता है, या असंरक्षी यानी नॉन कंजर्वेटिव होता है, या कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षी होता है, यानी समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव्स, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव्स, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो आंसर बता दीजिए भाई इसका। ये होगा 9 नंबर का। सच में, एक बार ठीक से देखिए।
चलिए देखिए, कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में, कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में इस स्थिर विद्युतीय जो क्षेत्र होता है वो संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है, या कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षी होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षी होता है। ठीक है, कोई पूछे क्यों, तो कहिए कि जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उसकी जो शक्ति होती है, पावर जो होता है, वो पाथ पाथ पर डिपेंड्स नहीं करता है, रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए आप याद कर लीजिए संरक्षी होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। बताइए भाई इसका, सर जी जूल्ड जूल्ड क्वेश्चन कराइए। जूल्ड जूल्ड क्या होता है भाई? नो नीड टू फियर। चलिए बताइए इसका आंसर। 10 नंबर, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? आप बताएंगे, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? इसका आंसर देंगे आप लोग। पहले ये बताओ श्रवण, ये जूल्ड जूल्ड क्या होता है भाई? चलिए, तो क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये बोल रहे हैं आप लोग हैं सच में? इसका बी आंसर होगा भाई, बी। ठीक है, दिया गया आवेश, दिया गया आवेश मतलब Q बटा विभवांतर V, ये जो Q बटा V होता है ये अनुपात, ये सही होगा, अचर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट, कांस्टेंट पूछा है, स्थिर पूछा है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। 9 का ए, 9 का ए बोल रही है प्रीति, थोड़ा देख ले भाई, 9 का एक बोल रही है। हाँ ठीक है, 9 का ये सही है। आप लोग 10 का क्या दे रहे हैं? लेट दे रहे हैं आंसर आप लोग। चलिए नंबरिंग आगे लिख दीजिए कि 11 का दे रहे हैं आप लोग कि 10 का दे रहे हैं। ये गया अंकित सर। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लो क्वालिटी का भी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ है। एलेक्स राज बोल रहे हैं राधे राधे गुरुजी, आपको भी राधे राधे भाई। चलिए 11 का बी, ऊर्जा का। ठीक है, तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं बी, क्या और भी कोई आंसर आ रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो जो किलोवाट घंटा होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, ये सबको पता होगा। ऊर्जा एक होता है शक्ति, यहाँ शक्ति हो गया पावर, शक्ति अगुणे समय, ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, किलो वाट घंटा लिया हुआ है, तो यहाँ पे शक्ति ले लेंगे 1000, है ना, और गुणे समय हो जाएगा 3600। ठीक है, ये से तो ये जो होता है एक ऊर्जा का मात्रक होता है। सही जो लोग भी बोल रहे हैं बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। यदि कोई आवेश समरूप वेग से चले तो क्या उत्पन्न करेगा? बताएंगे इसका आंसर। कि कोई भी आवेश, सर श्रवण भाई टाइप गलत किया था, जल्दी जल्दी होता है। अच्छा जल्दी जल्दी पूछ रहा है, ओ माय गॉड। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते हैं। चलिए, कह रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। यदि कोई चार्ज है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब समान चाल से मूव करे, चले, तो क्या उत्पन्न करेगा इसमें से? क्या केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? क्या केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? इनमें से कोई नहीं। जल्द से आंसर बता दे भाई, हम भी जल्द से चलते हैं। आंसर बता दीजिए इसका। कैसे कैसे, चलिए थोड़ा बंद करिएगा उसको। चलिए भाई, अब नेटवर्क आ गया भाई, बताइए जल्दी इसका आंसर। 13 नंबर का बता दीजिए। 13 नंबर का, 13 नंबर का उत्तर बताएंगे भाई। 13 नंबर का उत्तर जो होगा सी होगा, AM होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मीटर। ठीक है, AM। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था भाई बीच में, लेकिन अब नहीं होगा। 14 नंबर का आंसर बताएंगे। चौदह नंबर का आंसर बताइए। देखिए कह रहा है कि एन अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिया है एन, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है। जो शीशा है, ये शीशा है, इसकी जो लंबाई है वो टी है और इसका अपवर्तनांक जो है एन है। तो समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगी? अगर पथ की लंबाई पूछे तो अपवर्तनांक गुणे मोटाई होता है, यानी एन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने बजे से आपका? 5:30 से ना? 5:30 से बोल रहे थे, थोड़ा लेट चालू कर लीजिएगा हल्का सा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि स्थिर, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। अब नेटवर्क सही है? आप लोग थोड़ा एक बार बताइएगा सब लोग। नेटवर्क दिक्कत कर गया था भाई, बहुत दिक्कत हो रहा है आजकल। लाइट भी ठीक से नहीं हो रहा है और नेटवर्क भी सही नहीं है। देखिए कह रहा है 15 नंबर, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। आप बताएंगे स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? जल्द से आंसर बता दीजिए इसका। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? आप बताएंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना? ठीक है, अब जुड़ जाइए भाई सब लोग, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। देखिए स्वास्थ्य जो व्यक्ति होता है उसके शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो 50,000 ओम होता है। कितना होता है? 50,000 ओम। यहाँ पे ओम लिखा होना चाहिए, 50,000 ओम, ये ओम होना चाहिए, ओम। ठीक है, तो 50,000 ओम होता है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 17 नंबर का देखिए, निकेल क्या है आपको बताना है। निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय होता है यानी डायमैग्नेटिक होता है, पारामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि फिर कोई गुस्सा नहीं करेगा, ये एक ट्रिक है। इसमें से जो 5 आपको दिख रहे हैं ये सब फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो इसमें निकेल भी है, तो निकेल एक लौह चुंबकीय होता है यानी फेरोमैग्नेटिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आप बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो सब लोग इसका आंसर जानता है, ए होगा। ठीक है, कितना होगा? ए। चलिए ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताएंगे इसका। 19 नंबर का, थोड़ा हाला काहे कर रहे हैं लेंस का। चलिए, तो लेंस की जो क्षमता होती है वो P बराबर 1/f होती है और इसका जो मात्रक होता है क्षमता का वो डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का बताइए। कह रहा है कि थोरियम, ये थोरियम है, इसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान जो है वो 230 है परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु संख्या 90 है। तो बताइए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन पूछा है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई? ऊपर वाला जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें से परमाणु संख्या घटा देंगे, यानी 230 माइनस 90 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो इसमें 90 इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रोटॉन पूछे तो इसमें कितने होंगे भाई? प्रोटॉन अगर पूछता है आपका, अगर प्रोटॉन आपसे पूछता है तो इसमें 90 ही प्रोटॉन हो। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है, और ऊपर में से निचला घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। तो 140 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 21 नंबर कह रहा है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धन क्षमता क्या होगी? इसका आंसर बताएंगे भाई। ठीक है,
21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, जल्द से बता दीजिए। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 दे रखा है, क्षमता कितना दे रखा है? पावर 12 डायोप्टर दे रखा है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता निकालने की, आवर्धन क्षमता कि 15 गुणे इसकी जो क्षमता है पी पावर, तो 15 गुणे 12 कर देंगे तो ये 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। और 300 इस क्वेश्चन में आंसर में ऑप्शन नहीं है, ये जो सी है 300, इसको 300 बना लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो भी उत्तर होगा वो सी होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रभावित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए भाई। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, वर्क बताना है, किया गया कार्य पूछ रहा है। तो वर्क बराबर होता है वी आई टी। भी क्या है? विभवांतर, आई क्या है? करंट, और टी क्या है? समय। तो इसका विभव कितना है भाई? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट देखो विभव है, और समय कितना है? 10 सेकेंड, तो समय 10 हो गया, और करंट कितना है? 10 एम्पियर। तो सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1500। ठीक है, और 1500 आंसर कहाँ दिया है भाई? सी नंबर में दिया है, 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट, यहाँ चित्र में तो दिखाया ही नहीं गया है, छूट गया है गलती से। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। वैसे इसका आंसर नैंड गेट था, लेकिन यहाँ पे चित्र नहीं दिखाया गया है, कोई बात नहीं, चित्र गलती से छूट गया है जल्दी जल्दी में सेट करने में। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? मान लो कोई भी एक लेंस है, और उस लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर उसके प्रधान अक्ष पर रखा गया, मतलब इस प्रधान अक्ष पर वस्तु रखा जाए तो। देखिए भाई, प्रधान अक्ष पर अगर वस्तु आप रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एक ही बनता है, ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, गुड्डू किसका आंसर दे रहे हो भाई? सी। चलिए 25 नंबर का बताएंगे, आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है, आयाम मॉडलन सूचकांक का मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। ये क्वेश्चन शायद पीछे आया हुआ था। ठीक है, रिपीट हो गया गलती से, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये बताइए 26 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। आपको बताना है 26 नंबर भाभी, कि एक प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? क्या घट जाता है या बढ़ जाता है? बताएंगे भाई। देखिए, जो प्रकाश का वेग होता है वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो जब भी प्रकाश का वेग वेग बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा, तो उसका तरंगदैर्घ्य भी बढ़ेगा, यानी तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। और यदि तरंगदैर्घ्य घट रहा है तो उसका चाल भी क्या होगा? घटेगा। ये चाल घटेगा तो तरंगदैर्घ्य भी घटेगा, क्योंकि ये समानुपाती होता है एक दूसरे के। अब देखिए, कह रहा है जब प्रकाश एक किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, तो आप जानते हैं कि जब भी प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो उसका वेग जो होगा वो घटेगा, और जब वेग घटेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? यार आराम से थोड़ा, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं किया है, रिएक्टेंस किया है। जल्द से बताएंगे भाई इसका आंसर। पूरा फिगर नहीं आ रहा है क्या? क्वेश्चन नहीं आ रहा है? कट रहा है। चलिए बताइए भाई इसका आंसर बताइए, प्रतिघात का मात्रक पूछ रहा है। देखिए, तो प्रतिघात जो होता है ये रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, ये प्रतिघात जो होता है ये प्रतिरोध की तरह ही होता है। जो एसी में प्रतिरोध होता है मेरे भाई, एसी में जो प्रतिरोध होता है उसे प्रतिघात कहते हैं, और कहीं भी अगर प्रतिरोध रहे उसे, उसका जो मात्रक होता है वो ओम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए थोड़ा, दिख रहा है? इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? संजीत कुमार, बताओ भाई इसका आंसर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़े होंगे, उसमें से कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो याद रख लीजिएगा, बामर श्रेणी होगा, ऑप्शन नंबर बी, बामर श्रेणी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये किलोवाट घंटा, ये तो ये नहीं है इसका, ये छोड़ दीजिए, ये मत पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? ये हिंदी को इंग्लिश में टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, ये वाला पढ़िए, ये वाला, ये 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है? तो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि 1 किलो वाट घंटा में कितना होता है, 1000 जूल होता है और गुणे 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 36 एकम 36 गुणे 10 के पावर कितना जीरो, 3 गो जीरो यहाँ, 2 गो जीरो यहाँ, 5 हो जाएगा। और यदि हम 36 को 3.6 लिखें तो गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा, एगो जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो जो लोग भी इसका ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है। बताइए भाई इसका आंसर बताइए, 30 नंबर का। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? बताएंगे इसका आंसर। नीतू कुमारी ए बता रही हैं, सही उत्तर है भाई। कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ, आप लोग किरचॉफ लॉ पढ़े होंगे, किरचॉफ का नियम, ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देखिएगा सर। हाँ, इसका आंसर बताइए आप लोग। कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? सी आंसर बता रहे हैं सर, 0 होता है, बिल्कुल सही है, सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, किसी भी विद्युतीय परिपथ में किसी एक बिंदु पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताएंगे, दिख रहा है? चलिए 31 नंबर के आंसर बताएंगे आप लोग। जब प्रकाश की एक किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ठीक है, आप लोग काम करिए, तरंगदैर्घ्य ना बताकर यहाँ पे आप चाल बता दीजिए, चाल में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, चाल में क्या परिवर्तन होता है? जब एक प्रकाश की एक किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसके उसके स्पीड में क्या परिवर्तन होगा, चाल में क्या परिवर्तन होगा, क्या चाल घटेगा या बढ़ेगा? ठीक है, तो जब प्रकाश किसी भी कांच के स्लैब में प्रवेश करेगा हवा से जब कांच में प्रवेश करेगा तो सबको पता है जो चाल होगा वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसका उत्तर बताएंगे 32 नंबर का। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बता दीजिए भाई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। ठीक है, क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका आंसर बताइए। बताइए कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, इसका आंसर बताएंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो आपको पता है शक्ति बराबर यानी P बराबर होता है V गुणे I। ठीक है, V विभव है और I करंट है, तो वी आई कहीं है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको V को तोड़ देंगे यहाँ पे, सॉरी I को, तो यहाँ हो जाएगा P बराबर आई भी स्क्वायर आई आर, ये एक उत्तर हो सकता है। तो इसमें अगर खोल लीजिए इन दोनों में से कौन है, तब P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आई आर। तो यहाँ पे है डी नंबर ऑप्शन, देखिएगा ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर
आई आर है, चाहे आर आई, एक ही बात हुआ है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसका बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? बताइए, 34 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। जल्दी से बताएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, चाहे इस किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको पता होगा, ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या बात सही है कि नहीं बताइए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको बताएंगे, इसको बताएंगे आप लोग। लेंज का नियम संबंध है, किससे संबंधित है लेंज का नियम? आप लोग बताएंगे इसका, कि लेंज का नियम किससे संबंधित है? सर इसमें से कोई कल के एग्जाम में आएगा, आएगा भाई, इसीलिए तो करा रहे हैं। देखन में छोटा लागे घाव करे गहरा, ऐसा ऐसा नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताएंगे भाई इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 35 ही क्वेश्चन था। लेंज का नियम किससे संबंधित है? बी ऑप्शन बता रहे हैं, द्रव्यमान से। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही गलत जवाब आप लोग दे रहे हैं, जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं। लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन। एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, जरूर इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। भले छोटा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन था है। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब के लिए, आज के लिए नमस्ते, बाय, प्रणाम, सलाम अलैकुम। मिलते हैं, बाय। ठीक है, टाटा।